गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आज्ञे द्वारा लिखित बसंत के अग्रदूत निराला संस्मरण का विश्लेषण करेंगे। संस्मरण का विश्लेषण करें उससे पहले हम ये जान लें कि संस्मरण किसे कहते हैं। स्मृति के आधार पर किसी विषय, स्थान अथवा व्यक्ति पर लिखा गया आलेख संस्मरण कहलाता है। अपने जीवन में मिले व्यक्तियों, घटनाओं से हम किसी न किसी रूप में कभी न कभी प्रभावित होते हैं। ऐसे कुछ पल अक्सर जीवन भर के लिए हमारी स्मृतियों का हिस्सा बन जाते हैं। जब उन्हीं यादों को हम शब्द रूप में कागज़ पर उतारते हैं तो हम इसे संस्मरण कहते हैं। हम कह सकते हैं कि संस्मरण अतीत और वर्तमान के बीच एक सेतु की तरह काम करता है। इस संस्मरण के लेखक अज्ञे हैं। यह संस्मरण हिंदी के प्रख्यात कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को केंद्र में रखकर लिखा गया है। बसंत का अग्रदूत अज्ञे के संस्मरण स्मृति लेखा में संकलित है। स्मृति लेखा में सरोजिनी नायडू, मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, फणीश्वर नाथ रेणु, सुमित्रा नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी और निराला सहित कुल 12 साहित्यकारों से संबंधित संस्मरण है। निराला जी ने अपनी हिंदी के सुमनों के प्रति पत्र नामक कविता में अपने आप को बसंत का अग्रदूत कहा था। कविता की पंक्तियां इस प्रकार हैं। ईर्ष्या कुछ नहीं मुझे, यद्यपि मैं ही बसंत का अग्रदूत, ब्राह्मण समाज में जो अछूत, मैं रहा आज यदि पार्श्व छवि। विलक्षण काव्य प्रतिभा के धनी निराला के साथ हिंदी साहित्यिक जगत ने जिस प्रकार का उपेक्षित व्यवहार किया, यह उसी की पीड़ा को दर्शाता है। निराला का जन्म वसंत पंचमी को हुआ था। उसी संदर्भ को यहाँ इस कविता में निराला जी ने प्रयोग किया था। इस संस्मरण में अज्ञे जी ने निराला जी के साहित्यिक व्यक्तित्व, निजी व्यक्तित्व, उनकी जीवन शैली, साथ ही साहित्यकारों के साथ उनका व्यवहार आदि का बहुत ही यथार्थ वर्णन किया है, जिसमें निराला जी के वास्तविक व्यक्तित्व को ज्यों का त्यों पाठकों के सामने रखने का प्रयास किया गया है। वर्ष 1936 में अज्ञे ने विश्व भारती पत्रिका में लिखे अपने एक लेख में घोषणा कर दी थी कि निराला इज़ डेड, यानी निराला मर गए। यानी निराला का जो साहित्यिक व्यक्तित्व था, जो कवि रूप था, वह अब नहीं रहा। यह वह दौर था जब साहित्य जगत में निराला पर चौतरफा हमले हो रहे थे। निराला जी की विक्षिप्तता और मानसिक असंतुलन को लेकर अनेक बातें कही जा रही थी। इन्हीं सब के बारे में सुनकर पढ़कर युवा लेखक अज्ञे ने अति उत्साह में निराला के खिलाफ अनर्गल छाप दिया था। इस संस्मरण में अज्ञे लिखते हैं, विश्व भारती पत्रिका में मेरा एक लंबा लेख छपा था। आज यह मानने में भी मुझे कोई संकोच नहीं है कि उसमें निराला के साथ घोर अन्याय किया गया था। यह बात 1936 की है, जब विशाल भारत में पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी निराला के विरुद्ध अभियान चला रहे थे। चतुर्वेदी जी का आक्रोश निराला जी के कुछ लेखों पर ही था। उनकी कविताओं पर उतना नहीं, लेकिन उपहास और विडंबन का जो स्वर चतुर्वेदी जी की टिप्पणियों में मुखर था, उसका प्रभाव निराला जी के समग्र कृतित्व के मूल्यांकन पर पड़ता ही था और मेरी अपरिपक्व बुद्धि पर भी था ही। इस वक्त तक अज्ञे निराला से कभी नहीं मिले थे, जैसा उन्होंने संस्मरण में जिक्र किया है, किंतु इस लेख के प्रकाशन के बाद अज्ञे की निराला से पहली बार मुलाकात हुई और निराला जिस बड़प्पन के साथ अज्ञे से मिले, उसके बाद अज्ञे को अपने लिखे पर बेहद अफसोस हुआ। इसके बाद वे निराला से अनेक बार मिले और अपनी धारणा बदलने पर मजबूर हुए। इस संबंध में अज्ञे लिखते हैं, उनके तुलसीदास का पहला प्रकाशन 1938 में हुआ था और मैंने उनकी रचनाओं के बारे में अपनी धारणा के आमूल परिवर्तन की घोषणा रेडियो से जिस समीक्षा में की थी, उसका प्रसारण शायद 1940 के आरंभ में हुआ था। निराला रचना कर्म पर विचार करते हुए अज्ञे बड़ी साफगोई से निराला जी के शराब पीने की लत,
मांसाहार की लत का जिक्र करते हैं। निराला जी के दरिद्र जीवन का बेहद मार्मिक वर्णन अज्ञे ने इस संस्मरण में किया है। निराला जी जितने प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे, उनका जीवन उतना ही दरिद्रतापूर्ण था। खुद फटेहाली में रहते थे, लेकिन मजाल कि उनके घर आने वाला कोई व्यक्ति भूखा लौट जाए। ऐसे ही कुछ घटनाओं और किस्सों का वर्णन अज्ञे ने बड़े ही रोचक अंदाज में किया है। निराला के अतिथि सत्कार का वर्णन भी हृदय को द्रवित करने वाला है। संसार में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो दरिद्र होते हुए भी घर आए अतिथियों को अपना भोजन खिला दें और स्वयं पूरे दिन भूखे रहें। निराला जैसा अक्खड़ और फक्कड़ कभी ही ऐसी उदारता दिखा सकता था। लेकिन अज्ञे उनकी शराब पीने की लत का जिक्र करने के साथ साथ उनके व्यक्तित्व की शालीनता के बारे में लिखना भी नहीं भूले। हिंदी काव्य जगत जिस महाकवि को विक्षिप्त मानकर तिरस्कृत कर रहा था, वह कवि शराब के नशे में भी अपनी उस सुसंस्कृत मेजबान होमवती देवी के प्रति शिष्टतापूर्ण व्यवहार करना नहीं भूला। यह संस्मरण निराला की स्त्री जाति के प्रति सम्मान भावना को भी दर्शाता है कि वह हर स्थिति में अपने व्यक्तित्व और अपने व्यवहार की गरिमा बनाए रखना जानते हैं। साहित्यिक जगत से मिली उपेक्षा और लंबा संघर्षपूर्ण जीवन कहीं न कहीं निराला की बदहवासी का कारण है, ऐसा अज्ञे का मानना है। लेकिन उस बदहवासी और अवसाद में भी उनकी प्रतिभा क्षीण या धूमिल नहीं हो पाई। इस संबंध में संस्मरण में आगे लिखते हैं, इसके बाद निराला जी ने जो 4-6 वाक्य कहे, उनसे मैं आश्चर्यचकित रह गया। उन्हें याद करता हूँ तो आज भी मुझे आश्चर्य होता है कि हिंदी काव्य रचना में जो परिवर्तन हो रहा था, उसकी इतनी खरी पहचान निराला को थी, उस समय के तमाम हिंदी आचार्यों से कहीं अधिक सही और अचूक। और वह तब जबकि ये सारे आचार्य उन्हें कम से कम आधा विक्षिप्त तो मान ही रहे थे। इस संस्मरण में आगे निराला की वाणी की ओजस्विता और उनकी काव्य वाचन की अपूर्व क्षमता का उल्लेख करना भी नहीं भूले। काश कि उन दिनों टेप रिकॉर्डर होते, राम की शक्ति पूजा अथवा जागो फिर एक बार अथवा बादल राग के वे वाचन परवर्ती पीढ़ियों के लिए संचित कर लिए गए होते। प्राचीन काल में काव्यवाचक जैसे भी रहे हों, मेरे युग में तो निराला जैसा काव्यवाचक दूसरा नहीं हुआ। शायद इसीलिए अज्ञे ने अपनी डायरी भवंती में लिखा था कि प्रसाद पढ़ाए जाएंगे, निराला पढ़े जाएंगे और पंथ से सीखा जाएगा। अज्ञे का यह संस्मरण दर्शाता है कि केवल दूर से देखकर सुनकर कुछ नियमों, कुछ मापदंडों और कुछ नैतिक प्रतिमानों के आधार पर हम किसी व्यक्ति को, उसके व्यक्तित्व को या उसके संपूर्ण जीवन को न तो समझ सकते हैं और न ही हमें उसे तोलना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन, उसके अनुभव, उसकी परिस्थितियां आदि अन्यों से अलग होते हैं।